नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूँ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के साथ। तो सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, पहला सवाल यही होगा कि राजनीति में आप खुद को अभी कहाँ मानते हैं? राजनीति में अभी तो हम सीख रहे हैं और अभी हम समझते हैं जैसा कि इंसान को जब से इंसान पैदा लेता है और मरण सैया तक पहुंचने तक इंसान सीखता रहता है। अब उसमें तय करना है जनता को कि हम कहाँ तक सीख पाए हैं, अभी आगे कितना सीखना है। अच्छा, आप भूमिहार ब्राह्मण मंच के फाउंडर भी हैं और एक और अभी चल रहा है भूमिहार फ्रंट करके, ऐसा कोई चल रहा है का और संगठन, तो जो और संगठन आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये चलता रहता है और ये रुकने वाला नहीं है। और हम लोग चूँकि ऐसे समाज से हैं जिसमें कार्यकर्ता न के बराबर हैं, नेता सब हैं। 1% कार्यकर्ता और 99% नेता वाली जाति है हमारी। तो इसमें तो ये तो चलता रहेगा इसमें। और केवल इसी में नहीं है, और भी जैसे आप करणी सेना देख सकते हैं, तो करणी सेना पहले एक बना था, बाद में एक राजपूताना करणी सेना, फिर एक राष्ट्रीय करणी सेना। तो सब जगह होता है, अलग अलग संगठन फिर बढ़ता है, फिर जुड़ता है, तो वो चलता रहेगा। हमारा कहना है कि जो लोग भी जहाँ भी जिस तरह से मंच बना के, फ्रंट बना के, संगठन बना के, जैसे भी हो सके समाज को संगठित करते रहें ईमानदारी पूर्वक, समाज को उसका कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। सामाजिक मुद्दे पे, यानी जहाँ तक भूमिहार समाज के कल्याण का बात हो, वहाँ पे और भी सारे भूमिहार नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं या अन्य पदों पे हैं, वो कहीं ना कहीं असहयोग की भावना रखते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबों के बारे में कहना उचित नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो सहयोग करते हैं और कई ऐसे हैं जो खुलकर बात नहीं करते हैं, और कई ऐसे हैं जो केवल चुनाव के समय भूमिहार और ब्राह्मण रहते हैं, चुनाव के बाद भाजपाई और कांग्रेसी हो जाते हैं। तो हम उनकी बात तो नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं जो समाज में ज़रूरत पड़ने पर मदद करते भी हैं, और सबको एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता है। खास करके गिरिराज सिंह के बारे में आपका स्टेटमेंट है एक कि आगे टीका पीछे टीक वाला, तो इस पे अभी आपका क्या, वो सुधर गए हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, वो स्टेटमेंट उस समय की मांग थी और पत्रकार महोदय आपके जैसे ज्ञानेश्वर जी एक सवाल कर दिए थे, तो हमने वो उस पर कहा था। बाकी वो हमें नहीं लगता है कि समाज के लीडर हैं। वो अपने आप को हिंदू का नेता कहते भी हैं, कभी सुने नहीं होंगे कि भूमिहार का नेता कहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं भूमिहार समाज के ही नेता हैं। वो खुद को भले ही हिंदू नेता कहते हों, क्योंकि अगर हिंदू नेता होते तो वो कटिहार से चुनाव लड़ते, वो किशनगंज से चुनाव लड़ते, वो भागलपुर से चुनाव लड़ते जहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर होता है, तब वो जीत कर जाते तो हिंदू का नेता कहते। तो ये चुनाव लड़ते हैं नवादा से, कभी बेगूसराय से, जहाँ 5 लाख भूमिहार वोटर है, तो भूमिहार नेता न हुए। बाकी हमारे समझ से वो मोदी और शाह जी के रोबोट हैं, और उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास है। वो जो बटन दबाएंगे उधर ही चलेंगे, उसके अलावा उनके चलने की हिम्मत नहीं। अच्छा सर, जाति की राजनीति करके आप राजनीति में कितना आगे तक बढ़ जाइएगा? जाति की राजनीति तो ये भारत के लोकतंत्र की विडंबना है कि इसकी नींव ही रखी गई है जाति के इर्द गिर्द में। यहाँ टिकट देते हैं जाति के हिसाब से, देते हैं कि नहीं देते हैं? जनता वोट भी देती है जाति के हिसाब से, और जीत के जाने के बाद मंत्रालय भी बढ़ता है जाति के हिसाब से। और कोई एक नेता कहिए, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इस देश बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुर्मी चेतना फ्रंट रैली करके अपनी राजनीतिक जीवन को स्थापित किए हैं। अभी आप सबों के सामने एक मंत्री नए नए बने हैं, मुकेश सहनी। मंत्री बनने के बाद भी दिन भर वो केवल मलाहे की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? और जिनको आप देश का एक बढ़िया शासक चुनकर प्रधानमंत्री बनाकर भेजे, वो लाल किला से अपने आप को अति पिछड़ा का और तेली का बेटा कहते हैं। बिहार के राज्यपाल जाते हैं पिछड़ा के रैली में मुख्य अतिथि बन के। तो केवल हमसे जोड़कर नहीं देखिए। अच्छा। मतलब बाकी करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं होगा। सर, मेरा सवाल अब एक विपक्ष के नाते आपसे रहेगा कि आप जनता के मुद्दे को कितना हद तक सरकार के सामने उठाए हैं? हम लोग जब से सक्रिय भूमिका में आए हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, जनता का ही मुद्दा उठाते रहे। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सुखाड़ की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे
जनता के सरोकार EWS से संबंधित जो उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है, फिर रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो जनता से जुड़े मुद्दों को ही हम लोग उठा रहे हैं। और हम लोग नीतीश जी और बाकी नेताओं की तरह, तेजस्वी यादव की तरह हम लोग हेलीकॉप्टर से घूमकर सर्वे नहीं करते। बाढ़ आता है तो बाढ़ वाले क्षेत्र में ये नेता लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो बताइए कि 20,000 फुट की हाइट से बाढ़ का जायजा लेने जाते हैं या बाढ़ का मजा लेने जाते हैं? 20,000 फुट की ऊंचाई से तो मजा लिया जा सकता है, जायजा तब ले सकते हैं जब उनको रात भर छप्पर पर चढ़ के रहना पड़ेगा, ऊपर ही भोजन बनाना पड़ेगा, पेड़ पर रात गुजारना पड़ेगा, इनकी गाय भैंसे बहने लगेंगी, इतना पानी में जाना पड़ेगा, सर पर टोकरी में बच्चा को रख कर नदी पार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बाढ़ की हालात की विभीषिका क्या होती है। तो हम लोग अब तक जो 3,000 से अधिक गाँवों का दौरा किए हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं किए हैं, पैदल किए हैं। खटिया चौकी जमीन दरी पर बैठकर भैया चाचा दीदी माँ बहन के साथ में उनकी समस्याओं को जाने हैं और जनता से सीधा, क्योंकि हमको बना बनाया कुछ नहीं मिला है। हम सोना के चम्मच और चांदी का कटोरी लेकर पैदा नहीं लिए हैं। हमारी पहचान एक सिपाही के रूप में, देश के एक सैनिक के रूप में रही है। इससे अधिक हमारी कोई पहचान नहीं थी। और आज भी ये जो जनता का जो भी प्यार आप देखते हैं, तो इससे हम अपने आप को नेता नहीं समझते, हम आज भी अपने आप को सिपाही समझते हैं। कल तक देश के सिपाही थे, आज अपने समाज के सिपाही हैं, आज बिहार के सिपाही हैं। और एक सिपाही का कर्तव्य है लड़ना अपने देश के अधिकारों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। उसी प्रकार से ये सिपाही का आजीवन कर्तव्य रहेगा अपने समाज के, अपने बिहार के अधिकारों और रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। सर, 2 बातें। अभी एक हिजाब का मुद्दा चल रहा है और एक RRB रेलवे वाला वैकेंसी का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हिजाब, कबाब, किताब, ये सब चुनाव के समय चलते रहता है। जिनको लगता है कि हमारा ज़मीन खिसक रहा है तो उनके पास बस एक ही मुद्दा हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम करो, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। RRB रेलवे की जहाँ तक बात है तो वो छात्रों का जो मुद्दा था, इसमें कहीं कोई गलती तो थी नहीं। 2019 में फरवरी में वैकेंसी निकाला गया, अप्रैल में चुनाव था, फरवरी में वैकेंसी निकाला गया और कहा गया कि आप हमारी सरकार बना देंगे तो सरकार बनते ही इतने लाख वैकेंसियां निकाल दी जाएंगी, 3 लाख वैकेंसी की। करोड़ों छात्रों ने पूरे देश से फॉर्म भरा, 500-500 रुपया, 1,000 रुपया, 600 रुपया फॉर्म फी भी लगा। आप 1 करोड़ लोगों का 500 रुपया फीस के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। और वो सारे पैसे का इस्तेमाल कर दिया गया चुनाव में। और 2022 आ गया और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और जब रिजल्ट आया तो एक एक लड़का को 4-4 सीट पे वैकेंसी, 4-4 सीट पे उसका चयन हुआ है। और किसी किसी का 90% मार्क्स लाने के बाद भी चयन नहीं हो पाया है। बाद में रेलवे मंत्रालय सफाई देती है कि नहीं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया कि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए, देश के आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपके देश में इतनी बेरोजगारी है कि करोड़ों करोड़ लोग चपरासी की और ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उसके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं बाद में। तो यही छात्र जो दिन रात अपना जेब खर्चा काट कर अपने माँ बाप से पैसा लेकर जो नेट पैक भरवाते हैं ना, उसी नेट पैक का इस्तेमाल करके दिन भर हर हर मोदी, घर घर मोदी करते थे। वही लोग जय श्री राम करते हैं, वही लोग आपकी नारा लगाते हैं और वही लोग आपका हिसाब भी लगाएंगे जिन पर आप लाठी चलाएं। सर, बिहार सरकार को 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में माइनस में कोई अंक है देने लायक तो उसमें देंगे, इसके अलावा बिहार सरकार दे सकते हैं। कहाँ तक ले जाएंगे माइनस में? अब उसे माइनस में जहाँ तक ले जा सकते हैं। बिहार सरकार अंक देने के लायक है ही नहीं, चूँकि बिहार सरकार पिछले 5 वर्षों में कोई काम की ही नहीं है शराब के अलावा। और शराब भी बंदी नहीं, अवैध रूप से बिक्री कराने के अलावा। बिक्री सरकार करवा रही है, सरकार के लोग करवा रहे हैं। जो शराब से मौत हुआ उसमें दोषी कौन है? सिर्फ सिस्टम, यानी कि जो नेता हैं अधिकारी को दोषी बताते हैं? उसमें दोषी तो सरकार के नज़र में वो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों शराब पी के मर गए लोग। सर, आज दहेज मुक्त शादी में आए थे, तो इसके लिए युवाओं से क्या अपील है आपकी? अपील है कि दहेज मुक्त जैसे कुप्रथा को मिटाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और भाई सौरभ जी जैसे जो अपने पैर पर खड़े हैं, इंजीनियर सौरभ जी जैसे लोग, राजीव जी जैसे लोग जो अपने पैर पर खड़े हैं, वैसे युवाओं को
घर से भी संघर्ष करना पड़े, गार्जियन से भी संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष कीजिए, सर झुकाकर कहिए कि नहीं, हम किसी गरीब बच्चे का कल्याण करेंगे, हम दहेज मुक्त शादी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार आपका समय देने के लिए।